मौजूदा दौर के अंदर ईवीएम को लेकर के जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, ऐसे समय में मैं आज आपको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का आपको दिखाने वाला हूं। और गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है इस सब में, उसको सुनिएगा। और क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव में धांधली की खबरें लगातार निकल निकल करके सामने आ रही थी, तो क्या यह माना जाए कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15,000 शिकायतों को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है, उस पर कोई सख्त फैसला आएगा? क्या चुनाव आयोग उस पर जवाब दे पाएगा? और क्या चुनाव दोबारा से भी करवाए जा सकते हैं? क्योंकि जिनको मैं आपको सुनवाने वाला हूं, वो इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और ना केवल सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर तक पहुंच गए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा और कौन कौन सी वो शिकायतें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया है। और मत भूलिए कि अभी कुछ रोज पहले मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी। 800 ईवीएम मशीन, कुछ रोज पहले, अभी एक हफ्ता पहले 800 ईवीएम की मशीन जल करके खाक हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के दाखिल की गई इस याचिकाओं पर क्या कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इस पर रुख रहता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जिनसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जिनको देश बड़ी उम्मीदों भरी निगाहों से देखता है, उनकी अदालत से क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आएगा, बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोग जानना चाहते हैं अब आपसे कि यह मामला क्या है, जिस मामले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में गए। पहले हमारे दर्शकों के लिए वो मामला बताइए कि क्या मामला है जिसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। क्या क्या आपने चुनाव की धांधलियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है और क्या ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी तरफ से पक्ष रखा गया है। दूसरी बड़ी बात यह भी बताइए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट इस पर ताजा अपडेट क्या है। धन्यन जी, जिस दिन से ये ईवीएम को लेकर के मेरा मुद्दा कुछ नहीं था, मैं यहाँ से मध्य प्रदेश गया, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। और वहां जब गया तो मैं फैमिली के साथ में वोट डालने गया। 17 दिसंबर की बात है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां जब मैं वोट डालने गया तो मुझे ही दिक्कत होने लगी, मेरा नाम नहीं या फिर जो भी दिक्कतें थी। तो हमें और फैमिली के साथ में और हमारे घर में जो कुछ लोग एम्प्लॉइज हैं लोकल लेवल पर, सो वो भी थे साथ में। तो सब लोग गए तो वोट में दिक्कत आई उनको, कुछ लोग नहीं भी डाल पाए। हमें तो डालने दिया गया और वाइफ को भी डालने दिया गया। तो इसके साथ में मुझे उस दिन लग गया था कि ये सीरियस इश्यूज है। तब भी मैंने कुछ ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। इसके साथ में 17 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर को जो बीजेपी के मतलब बीजेपी क्या मतलब लोकल लेवल्स पर कुछ पेपर्स थे जो कंटेस्टिंग रूलिंग पार्टी से रिलेटेड थे। उन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर पेपर में प्रिंट किया, पब्लिश किया कि शिवपुरी में और विभिन्न जगहों पर, जिलों में ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर पाएगी। कब्रिस्तान वगैरह का उन्होंने जिक्र किया, कब्रिस्तानों के साथ में दिखाया। फिर उसके साथ में 22 नवंबर को पत्रिका न्यूज ने बहुत बड़े लेवल पर पब्लिश किया कि मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेन आर पेंडिंग, आप इनका स्टेटस देखें। तो वो सारी चीजों को लेकर के हमें लगा कि अब ये 15,000 एप्लीकेशन मध्य प्रदेश की ऑनलाइन पोर्टल पर पड़ी है। उसमें लिखा भी था कि जो संबंधित है, संबंधित में क्या लिखा था, ईवीएम डिसकंटिन्यूटी थी, यानी ईवीएम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। टेम्परिंग को लेकर के थी, वोट कास्टिंग को लेकर के थी, बूथ कैप्चरिंग को लेकर के थी, और भी जो जनता की समस्याएं हो सकती हैं वो अपने अपने, क्योंकि 15,000 को एक एक करके सेक्रीफाइड करना, एक एक करके छांटना, उसमें थोड़ा टफ काम था। और ये सारी चीजें थी। चलिए वो भी चल दिया। इसके साथ में धीरे धीरे समय और बढ़ता गया और मुझे लगने लगा कि इसमें शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 दिसंबर को जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का डेट डिसाइड किया है,
उसके पहले ये सारे के सारे डिस्पोज ऑफ कर लेगा या इनका डिस्पोजल कर देगा एप्लीकेशन जो पेंडिंग है। दिस इज ऑनलाइन। ऑफलाइन डीएम लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर और लोकल लेवल पर, सेक्टर ऑफिसर लेवल पर कितने पेंडिंग है उसका डेटा मेरे पास नहीं है। ये ऑनलाइन वाला मैंने डेटा बताया। सिमिलरली छत्तीसगढ़ का भी था, सिमिलरली राजस्थान का भी था। तो इस तरह से ये डेटास थे। अब इन डेटास को लेकर के मुझे लगा कि मतलब 3 दिसंबर को यानी संडे को, जिस दिन वोट की काउंटिंग हो रही थी, उस दिन मुझे लगा कि ये इसमें कुछ करने वाले हैं। धीरे धीरे 2 बज गए, दिन के 2 PM हो गए संडे के, और लगभग रुझान भी आने लगे थे। पर मुझे यह लगना स्पष्ट हो गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है उनको अभी डिसाइड नहीं करने वाली है। मैंने इमीडिएट जो है तो उसके बाद एक लेटर पिटिशन ड्राफ्ट किया और उसके साथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच गया। 3 दिसंबर को संडे की बात है, ठीक। अब इसके साथ में क्या हुआ कि थ्रू पीए कन्वर्सेशन हमारा हुआ और उसके बाद उनको लेटर पिटिशन हमारी पहुंच गई। इसके साथ में उन्होंने हमें बोला कि आप उनका स्टाफ जो ऑनरेबल जस्टिस का हमारा कोर्ट नंबर 1 है, उनका स्टाफ बोला कि आप इसमें ऑनरेबल जस्टिस साहब सुमोटो, हम सुमोटो के लिए ही गए थे कि किसी भी सीरियस मैटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास राइट्स है, पावर है, कभी भी किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। जैसे आपने देखा होगा मणिपुर का मुद्दा था, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं, उठा लेते हैं। तो ऐसे ही इसी कैटेगरीज में ये भी था। ये भारत देश के लिबर्टी को लेकर के इशू था, फ्रीडम को लेकर के था। भारत देश के जनता का 140 करोड़ की जो जनता है उसका जो पावर है, राइट्स है, स्टेटूटरी राइट से भी ज्यादा बड़ा पावरफुल राइट्स है, वोटिंग राइट्स, उन सबसे ये जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो मुझे लगा ऐसा हो सकता। फिर वहां कोर्ट से 3-4 दिन बाद मुझे मैसेज आता है थ्रू जो भी हमारा स्टाफ है, उन्होंने बोला कि आप रिट पर आ जाइए, रिट पिटिशन फाइल कर दिए। मैं रिट पिटिशन फाइल कर दिया। उसके बाद मैंने मेंशनिंग किया तो ऑनरेबल ने हमें तुरंत ही इमीडिएट बोला कि ऑलरेडी आई नो अबाउट एंटायर फैक्ट ऑफ द केस, और आप लिस्टिंग प्रोफार्मा के साथ में आप आ जाइए, जो अर्जेंसी का हमारा मैटर है। तो अर्जेंसी का जो फॉर्मेट था उसके साथ में हम आ गए। 15 दिसंबर को भी दूसरी हियरिंग हो गई अर्जेंसी के साथ में। तो उसमें प्रॉपर डायरेक्शन आ गया, प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कि इनकी पूरी प्रॉपर सुनवाई होगी, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और हमें पूरी लिबर्टी भी दे दी गई। पर कुछ चीजें उसमें डाउटफुल रही, तो हमने ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन, ऑर्डर फॉर डायरेक्शन डाला, जिसमें टाइम बाउंड मैनर का था, जिसमें और भी बहुत सारी चीजों की थी। तो एक पार्ट ये हो गया कि हाई कोर्टों को सुनने के लिए ईवीएम में पहली बार सुनवाई के लिए दे दिए गए डायरेक्शंस। अब आ रहा हूं सेकंड पार्ट पर। अब ईवीएम में क्या हुआ कि ईवीएम में जितनी इसी दौरान पर 3 दिसंबर से लेकर के अभी तक की बात कर रहा हूं, टिल 2 डेज, इतने में बहुत सारी ईवीएम की गड़बड़ियों के नाम पर ये बेंगलुरु भेजना, ईवीएम की गड़बड़ियों और इसके साथ में वीवीपैट की गड़बड़ियां 6.6 लाख के आसपास आ गई। ऐसे ही जो उसमें चिप लगी होती वो भी आ गई। ऐसे ही और तरीके के मुद्दे आ गए। तो मैंने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो ये सारे इश्यूज आए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर 14 दिसंबर को बहुत बड़े लेवल पर न्यूज पब्लिश किया। तो हम उसको लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट फिर चले गए कि आप इनको सबको प्रिजर्व करिए, बिकॉज तो 45 डेज के आफ्टर में इनका डेटा रिलीज हो जाएगा, ये मेरा उद्देश्य था। यानी नरेंद्र मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम का जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, मतलब उसको जैसा है वैसे के रख दिया जाए। हाँ। और उसको डेटा स्टोर रहे, वो डिलीट नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि अगर ईवीएम का डेटा ही सुरक्षित नहीं होगा तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। करेक्ट। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस ना, किसी भी केस में 2 तरह के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी होता है। दिस इज सेकेंडरी एविडेंस। तो हमने ऑनरेबल से बोला कि क्योंकि हम ईवीएम से लेकर के ये मुद्दे पर आए हैं और सारा डेटा आप जो बेंगलुरु भेज रहे हैं ईवीएम को कि ईवीएम खराब है, वीवीपैट खराब के नाम पर ये इधर उधर कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए, खराब हो सही हो जो भी है, जिस कंडीशन पर है उनको रखा जाए। इसके साथ में हमारा आपके माध्यम से दर्शकों से और लोगों से क्वेश्चन भी है, क्या ईवीएम इतनी कमजोर है कि चुनाव अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो रहा है, 3 दिसंबर से हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के मतलब जो भी स्टाफ थ्रू ऑनरेबल्स को हम कांटेक्ट पर है, तो वो सारी चीजें अभी तक नहीं हो पाई, क्लियर हुआ नहीं मुद्दा। तो आपने सीधा का सीधा ईवीएम की गड़बड़ियों के नाम पर, ईवीएम में गड़बड़ी है तो बेंगलुरु भेज दिया, वीवीपैट खराब है तो आपने कहीं और भेज दिया। तो क्या इतना कमजोर थी कि 10 दिन में ही खराब हो गई? इतनी खराब थी, 1-2 हो तो चलो चल गया, पूरा का पूरा यहाँ बल्कि ही खराब है, तो फिर क्यों आपने लाया था? तो फिर तो जनता कह रही कि मैनुअल हमारा बड़ा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अच्छा, ये मसला है जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं मोटे तौर पर अगर हम समझें,
लेकिन अब ताजा अपडेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा है? आपके पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कह रहा है वो बताइए। अभी इसमें 2 बार हियरिंग हो चुकी है, 2 डेज पर हियरिंग हो चुकी है और 2 बार में हो चुकी है। हाँ, 2 बार सुनवाई हो चुकी है। 2 बार सुनवाई में डायरेक्शन दे दिया गया है हाई कोर्ट्स को, पर ईवीएम प्रिजर्व करने का, इसके साथ में और बहुत सारी चीजों को, वीवीपैट को प्रिजर्व करने का, चिप को प्रिजर्व करने का, उसके लैब में 01 जो कोडिंग डाली जाती है ईवीएम में, सॉरी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए आप जानते हैं टेक्निकली, तो 01 जो कोडिंग डाली जाती है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए बोला, मैंने रिक्वेस्ट किया है, जिससे हम किसी भी स्टेज पर आए, हम लैब में जांच कराने के लिए बोले, हम कुछ भी रिक्वेस्ट करें तो एज ए पब्लिक वो हमारा राइट्स बना रहे, हम प्रॉपर तरीके से केस को कंटेस्ट कर सके, प्रॉपर तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे जनता को लगना चाहिए कि जो चीजें चल रही हैं फ्री और फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसमें आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो लिबर्टी दी गई 324(1) में कि आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है, तो ऐसा वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जनता के माध्यम से आपको दिखाने की भी जरूरत है, जनता को भी दिखाने की जरूरत है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको इसको दिखाना है, आपको प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म में दिखाना है, आपको नेशनल मीडिया जहां जहां आपका है सब जगह आपको दिखाने की जरूरत है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वो है इलेक्शन को कंडक्ट कराना और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे जजमेंट मैंने बहुत सारे मीडिया के माध्यम से बोला भी है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के माध्यम मतलब कराने के लिए 5 ही इलेक्शन दिया गया आपको। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आप कराएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कराएंगे, एमपी का कराएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमएलएस का कराएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का और एमएलसी वगैरह जो होते हैं, इनका आपको इलेक्शन कराना आपका मैंडेट। और लोकल लेवल पर आप ध्यान रखना, पंचायत वगैरह जो होता है लोकल लेवल का है, तो ये आपकी ड्यूटी दी गई, आपको और कोई दूसरा काम नहीं दिया गया है, तो आप इसमें फ्री फेयर करिए, ये मेरा ओपिनियन था। और इसके साथ में मैं दोबारा रिक्वेस्ट के साथ में आ गया हूं कोर्ट पर। अब इसमें अभी हमने अर्जेंसी भी मेंटेन कर दिया है, अर्जेंसी हमने मेंटेन कर दिया है। इसी मतलब कमिंग वीक में ही, पहले वीक में ये केस फिर से लिस्टेड हो रहे हैं सब आज अर्जेंसी बेस पर। हम 1 जनवरी 2 को कोर्ट हमारी खोल रही सुप्रीम कोर्ट, हम 1 डेज पर ही हेयरिंग करने जा रहे हैं हम लोग, अर्जेंसी मेंटेन कर ले, ओरल मेंशनिंग जी। पहली जनवरी से फिर से इस पर सुनवाई फिर शुरू होगी। करेक्ट, 1 नहीं 2 है, 2 को कोर्ट खुलेगी, 2 को हम लोग दोबारा से सुनवाई इसमें शुरू करें, मतलब हेयरिंग शुरू करें। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बड़ा सवाल यह कि मौजूदा समय में जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फैसले रहे हैं, हालांकि कुछ फैसलों को लेकर के दो मत दिखता है, लेकिन ज्यादातर फैसलों को लेकर के लोगों में एक उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लोगों का विश्वास बढ़ा है, और ऐसे में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जब तक, तो कम से कम कुछ ना कुछ एक अच्छा फैसला जरूर आ सकता है। जब लगातार ये सबूत आप गिनवा रहे हैं या जो बातें आप कह रहे हैं, इनको अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि चुनाव दोबारा संभव है? धर्मित जी, ये मेरी फर्स्ट डेज की प्रेयर है। ऑर्डर फॉर रिकॉल को लेकर के मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से पहले दिन रिक्वेस्ट किया है कि जितनी 15,000 कंप्लेन जब तक जो पोर्टल में रजिस्टर्ड है, जो डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी आर्टिकल में 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन की सिर्फ पावर दिए गए, उसमें कहीं भी एक सिंगल वर्ड नहीं लिखा हुआ है इसको लेकर के। तो आप बिना इलेक्शंस के जितनी पेंडेंसी को लेकर के बिना डिसाइड किए हुए आपके पास किसने ये राइट्स ले दिया कि आप पूरे भारत देश में जितने 5 राज्य थे सर्टिफिकेट बांट दिए आपने। हम स्पेसिफिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए लेकर बोल रहे थे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह भी पावर नहीं है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस में यदि कुछ इस तरह से बातें कंप्लेन में आ रही हैं तो उनको बिना डिसाइड किए हुए आगे स्टेप्स ले ले। तीसरा, इसके साथ में मैंने यह भी बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप 15 दिन का पूरा टाइम खराब कर दिए, यानी 3 दिसंबर को डिक्लेरेशन रिजल्ट आ रहा है और उसके पहले 17 तारीख को लास्ट जो काउंट वोटिंग हो रही है वो हो रही है। 15 दिन आपने क्या किया? यानी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पब्लिक की जो जितनी भी कंप्लेंट्स है जो रिलेटेड है इससे, आपके चुनाव से, 2023 के चुनाव से, उसको आप कुछ भी करें। अगला मेरा क्वेश्चन था
कि आपको जनता को, हमें और आप सारी जनता को, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इवन इलेक्शन कमीशन के साथ में और भी जो भारत देश के लोग हैं, कोई भी कंटेस्टिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, सारे लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट डालने का। और वो 5 साल में एक बार यदि मौका मिलता है, यदि वो भी इसी तरह से चला जाए, 5 साल तक सफर कराना आप चाहते हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है वोट डालने का और न ही कोई कंप्लेन करने का। फिर तो इसको चुपचाप बंद कर देना चाहिए। इसके साथ में ऑनलाइन जो कंप्लेन का पोर्टल था इनका, वो कुछ समय बाद जब नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो गए, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। अब हम कहां जाएंगे? हमारे आपके जैसे जो मतदाता है वो कहां जाएंगे? तो इन्होंने उसको बंद कर दिया और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ उसके बाद उसके बारे में इन्होंने स्टार्ट किया। अब वो किस काम का है, आपको माध्यम में जानना चाहता हूं, जनता से भी जानना चाहता हूं कि अब वो किस काम का है, बताइए आप। 5 साल तक अब आप चुपचाप बैठे रहे, इस नेता के दरवाजे उस नेता के दरवाजे हम आप जाएंगे। ये सारी चीजों को लेकर के था, पर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। इतनी चीजें आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एक चौथे बड़े पिलर के रूप में खड़ा हुआ, तो इतनी तेजी से आवाज उठी कि भारत देश के और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी टेक्निकल ग्राउंड पर हमें भी पता चली, जो चीजें हमें पहले नहीं पता थी। इसमें ईवीएम की कितनी वैलिडिटीज है, कितने दिनों तक डेटा रह सकता है, ईवीएम की कितनी कैपेसिटी होती है 1000 के आसपास वोट रखने की। तो ये सारी चीजों के साथ में हम आ गए। तो अब काफी सारी चीजें कोर्ट के सामने पर रखी हैं और मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, इस समय पर करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे हम बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं और पूरे देश 140 करोड़ की जनता कर रही है कि वीवीपैट, ईवीएम, चिप, उसमें जो डाली गई कोडिंग है, उन सबको तब तक रिजर्व किया जाएगा या प्रिजर्व किया जाएगा स्टोरेज में जहां पर है, जब तक कि ये सारी डिस्पोज नहीं हो जाती जो पेंडेंसी एप्लीकेशन मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की है। अब इसको अप्रूव कैसे किया जाए कि भाई ईवीएम में टेम्परिंग होती है, इसके लिए भी मैंने 7-8 एग्जाम्पल दिए, वो भी मैं आप लोगों के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। पहला मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ में एक कैंडिडेट थे जिनको एक भी सिंगल वोट नहीं मिल रही है अपने ऑन पोलिंग में, जिससे वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें पूरे भारत देश के लोगों से मतलब नहीं है, हमारे रिश्तेदारों ने दिया मैंने मान लिया, हमारे घर के लोगों ने नहीं दिया वो भी मैंने मान लिया, हम तो अपना वोट दिए हैं। सिमिलर कंडीशन 2019 में बहुत सारी हुई थी लोकसभा के दौरान पर, बहुत सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेटों ने बोला कि हमें एक भी वोट नहीं मिल रही या हमारे ऑन पोलिंग में नहीं मिली है। बहुत बड़े लेवल पर द वायर जो न्यूज़पेपर उसने बहुत बड़े लेवल पर छापा था, उसको भी मैंने नजर बनाया। फर्स्ट, सेकेंड, अब मैं इसके साथ में यह भी बोलना चाह रहा हूं आपसे कि ईवीएम को लेकर के आप देखिए सारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दे दिया, दूसरी स्टेप्स को लेकर के मैं अभी पेंडेंसी भी चल रही है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को इग्नोर करते हुए ईवीएम का खराबी, ईवीएम में वीवीपैट में खराबी, चिप में खराबी, ये सारी चीजों को लेकर के कभी बेंगलुरु का नाम ले रहे हैं, भेज रहे हैं, और कई बार तो वीवीपैट खराब होने के नाम पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो हम कह रहे हैं उसमें ईवीएम में वीवीपैट में प्रॉब्लम है, ये आपने भी साबित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। हमें नहीं कह रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ या कुछ भी, पर इसमें खराबी है, प्रॉब्लम है। अब वो आप इस तरह से शब्द कह करके अपना बचाव कर सकते हैं टेक्निकली। तीसरा, आपको जब सारी चीजों को प्रोसेस में मैंने नजर किया है, तो आप यूपी में फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम को जल गई, जहां बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि वहां पर न तो कोई लाइट है न बिजली है, तब भी कैसे चुनाव आयोग, ये वहां पर ये खबर मैंने भी की थी, मैं भी थोड़ा इसमें आपको बता दूं, ये जो फर्रुखाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट का बाकायदा ये बयान था। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस कार्यालय में ये घटना हुई है उस कार्यालय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए वहां पर टॉर्च से वहां पर कर्मचारी काम करते हैं, और 800 के करीब जो है वो उस वक्त में खबर आई थी, जो पहली खबर उस वक्त की जो अपडेट थी, और सिटी मजिस्ट्रेट का बयान था। तो ये इन खबरों को लेकर के चंद्रचूड़ साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आया, उनकी तरफ से कुछ कहा गया? ये सारे एनेक्सर्स मैंने लगाए हुए हैं कोर्ट की फाइल में, पिटीशन की कॉपी तो बहुत सारे न्यूज़पेपरों के पास चली गई, जो फ्रंट मीडिया है, आप लोगों के पास भी बहुत सारे जो चैनल्स हैं बड़े सब्सक्राइबर, उनके पास भी गई है, क्या क्या मैंने प्रेयर रखी हुई है। तो ये जब सारी चीजों को आप देख रहे हो कि पूरे देश में ईवीएम को लेकर के कोर्ट में भी है, ईवीएम को लेकर के इंडिया अलायंस जो है वो भी क्वेश्चन उठा रहा है, इसका मतलब प्रतिपक्ष पूरा जो जिस चीज को मैं आवाज उठा रहा हूँ कोर्ट के माध्यम से, वह भी जनता के माध्यम से उठाना चाहता है, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में उठा रहा है, आप उस चीज को सुनना नहीं चाहते हो।
19 दिसंबर को इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें वीवीपैट की जो पर्ची इलेक्ट्रॉनिक निकलती है, जिसकी मैंने प्रेयर भी किया है कोर्ट में, पर इसके साथ में ये भी चीज आ गई तो हमारे सपोर्ट में हो गई। उसमें यह बोला गया कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, जितने भी वोटर से वोट डाले, जैसे मैंने अपनी वोट डाली, वीवीपैट से पर्ची निकली, तो इलेक्ट्रॉनिक अभी दिखती थी, हमें पर्ची मिलनी चाहिए, बाजू में कोई बॉक्स रहना चाहिए, उसमें डाल दिया हमने। अब मैक्सिमम मैंने आपको बोला कि ईवीएम की कैपेसिटी 1000 की है, 1000 से ज्यादा उसकी कैपेसिटी आती नहीं, और मुझे लगता है कि 10-15 ही लगभग सब जगह विधानसभा मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं। 1000 मैंने मोटा मोटा मान लिया कि ईवीएम की कैपेसिटी होती है, प्रत्येक पोलिंग में जो पोलिंग बनाई जाती है तो लगभग 1000 के आसपास ही वोटिंग का मैक्सिमम वोटिंग होती है लगभग। तो उसको 1000 की नोट आपको काउंट करने में कितना टाइम लगता है? हम 1000 ईवीएम की पर्ची काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? और उसमें भी जो वीवीपैट से पर्ची निकलेगी वो स्पेसिफिक पार्टी से संबंधित होगी, स्पेसिफिक कैंडिडेट से संबंधित होगी, स्पेसिफिक लोगों से संबंधित होगी। ये नहीं है कि मान लीजिए 15 कैंडिडेट है तो 15 के उसमें पर्ची में आपको चेक करना है कि 15 किस किस को वोट दिए गए या कहां कहां दिए। रिजेक्ट होने का, इनवैलिड होने का इसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें तो मुझे लगता है 1-2 घंटे का काम होता है। ये सेम डेज पर भी हो सकता है। उधर चुनाव का पेटी जो बॉक्स बंद होता है, उधर आप तुरंत ही उसको कैलकुलेट करा दीजिए, 1 मिनट में, रात तक में सब रिजल्ट आ जाएगा। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वीवीपैट से चेक कर लीजिए ये इतनी वोट पड़ी है, उतनी पर्चियां हैं कि नहीं है। हमें डाउट होता है कि मैंने मान लीजिए मैंने कांग्रेस को वोट दिया है या किसी भी व्यक्ति विशेष को दिया है, तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें लिखा रहना चाहिए। काम खत्म। फ्री और फेयर इलेक्शन का ये मतलब है। आप यूरोपियन कंट्रीज में इन चीजों को बैन कर दिया, ईवीएम को। आप देखिए कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज ने बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव ईवीएम पर होता है, पर वो सर्किट जो सर्किट लगाई जाती है, द हिंदू ने बहुत बड़े लेवल पर 5-6 दिन पहले बहुत बड़ा इसमें वो दिया, प्रिंट दिया, न्यूज दिया कि अमेरिका वगैरह, सॉरी, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, उनकी सर्किट की बहुत तरह की सर्किट होती है जो ईवीएम में सर्किट यूज की जा रही है। मान लीजिए हमारे पोलिंग में फला नंबर जो भी 100 ईवीएम लगाई गई, वो किस सर्किट पर काम कर रही है, क्या उसकी कोडिंग है, वो सारी की सारी पूरा पब्लिश किया जाएगा। प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। यहां तो कुछ ऐसा बताया नहीं जाता। तो मैंने यह भी बोला था प्रेयर में कि ईवीएम को ओपन जगह पर रख दिया जाए। यूरोप कंट्री, जिन कंट्रियों ने बैन किया, उनको भी, उनके भी लोगों को बुलाया जाए। इंडिया के भी जो लोग बाहर और इंडिया में रहते हैं, जो ईवीएम को कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, कैसे वोट कास्टिंग कर सकते हैं, वो सब दिखाया जाए। और मतलब इनको वीवीपैट से पूरा कैलकुलेट करा लिया जाए और उनको साथ में मैच भी करा लिया जाए। ये मेरे प्रेयर में भी है। अब इसके साथ में मैंने ईवीएम हैकिंग का अगला आपको ये बताना चाह रहा हूं एग्जाम्पल। इसी के साथ में मैंने यह बोला कि मध्य प्रदेश में मेरे पास बहुत कैंडिडेटों के फोन आए हैं, व्हाट्सएप दिए गए हैं कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उसमें 99% ईवीएम चार्ज पाई जाती है सुबह। जैसे मान लीजिए 17 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग वीवीपैट ईवीएम खुल रही है, वो 99% ईवीएम चार्ज है। जब चुनाव खत्म हुआ शाम के 5 बजे 6 बजे जो भी रहा टाइम, अब वो ईवीएम को पैक कर दिया गया। उस समय पर सर्टिफिकेट दिया गया 75% ईवीएम रिमेन है उसकी बैटरी। तो फिर जब उसको स्ट्रॉन्ग रूम में उसके बाद ले जाया जाता है, 99% ईवीएम चार्ज पाई गई। ये 3 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन का भी सर्टिफिकेट उनके पास है। कि कैसे पॉसिबल है? तो ये भी ईवीएम के हैकिंग का एक अगला सवाल था। तो इसके लिए मैंने 6 क्वेश्चन रेज किया। पहला, क्या ईवीएम ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्शन कमीशन से, वो प्रेयर में भी हमारे। क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएम यदि चार्ज होती है तो उसके साथ में यदि आप नहीं गए, यानी इलेक्शन कमीशन की बॉडी नहीं गई, तो इलेक्शन कमीशन के साथ में कौन गया? यानी कोई पार्टी विशेष के लोग हैं जो कंटेस्टिंग थे, या फिर कोई सिर्फ पार्टी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं गया, या इन दोनों में से कोई नहीं गया, कोई चौथा पॉइंट गया, कोई चौथा बाईपास रूट से गया। पांचवा, ये किसी पार्टी को न बताए हुए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से इस सर्किट को करा लिया। 3 सारे का कोई भी जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, जिसमें 230 विधानसभा मध्य प्रदेश की, 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ की, 199 विधानसभा राजस्थान की, सारे कैंडिडेटों की लगभग ये सिमिलर क्वेश्चन है, जो मैं आपके माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों को बता रहा हूं, उन लोगों ने भी बताया होगा। पर अभी इलेक्शन कमीशन की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसमें। बिल्कुल, यही हैरान करने वाली बात है। और जो आप कह रहे थे कि 5 साल में मौका मिलता है लोगों को, और 5 साल में अगर वो मौका, उस मौके पर लोगों की शिकायत है उसको अगर दूर ना किया जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल की केवल बात नहीं है, देश के भविष्य की बात है। अगर कोई एक पार्टी जीत जाती है
और वो गलत पार्टी जीत जाती है, कोई गलत कैंडिडेट जीत जाता है, तो वो आपको देश को, आपके प्रदेश को कितना पीछे ले जा सकता है, या आपका प्रदेश 5 साल में आगे कितना और जा सकता था, तो ये सब भी जो है तय होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बुलाता है पार्टियों को हैथकॉन के जरिए कि आप आइए, कैसे हैक कर सकते हैं दिखाइए, उसमें कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं। कई बार ये भी खबरें हमने देखी हैं कि ईवीएम को हैक करने के लिए कुछ एक्सपर्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ लिमिटेशन वहाँ पर रख दी जाती हैं, और उस लिमिटेशन के आगे जा कर के जब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हम कर सकते हैं इसको, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी अटकलें लगाई जाती कि फिर वो बात सिरे चढ़ती नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब आपने मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले करके गए हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला आए, क्योंकि एक बहुत ऐसा मुद्दा है जो कि न केवल पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत अपने आप में पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, और भारत जो उभरता हुआ देश है, और अगर भारत जो पूरी दुनिया के लिए उभरता हुआ एक देश है, और उस देश में अगर कोई गलत तरीके से चुनी हुई सरकार अगर बैठती है, कोई गलत चुनी हुई पार्टी सरकार के अंदर बैठती है, ईवीएम के जरिए अगर बैठती है, तो निश्चित तौर पर न केवल ये हमारे देश का नुकसान है बल्कि दुनिया का भी नुकसान कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब तक हैं, क्योंकि 2024 तक वो हैं, और 2024 में डीवाई चंद्रचूड़ साहब चले गए तो फिर क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब तक है तो उम्मीद करते हैं कि आपके इस पूरे केस का जल्दी फैसला आए, और कम से कम आपके बहाने ही सही देश को इन सारे मुद्दों को लेकर के जो चर्चा छिड़ी है वो चर्चा एक निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंचे। आपने हमें वक्त दिया मिश्रा जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि ये केवल आपकी जीत और हार का मामला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की जीत और हार का भी कहीं ना कहीं मामला है, क्योंकि चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। इस पूरी बातचीत के लिए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।